Hi, I am Vishal and I am going to expose the Epstein files. Child sexual abuse is a serious and offensive crime, and any reference to it is strictly for awareness and condemnation, not endorsement. बाल यौन शोषण एक गंभीर और घृणित अपराध है और इसका कोई भी उल्लेख केवल जागरूकता और निंदा के लिए है, न कि समर्थन के लिए. Pedophile refers to a person who is sexually attracted to children. Pedophile उस व्यक्ति को कहते हैं जो बच्चों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है. मार्च 2005 इस दिन एक 14 साल की माइनर लड़की पाम बीच फ्लोरिडा पुलिस स्टेशन में जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके शरीर पे चोट के निशान थे। उसके शरीर से खून आ रहा था। उसकी हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। ये चीज़ देख के पुलिस घबरा जाती है और उस लड़की से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है, ये सब किसने किया है। और तब वो 14 साल की लड़की जो पुलिस को बताती है वो सुन के पुलिस को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो लड़की कुछ बहुत बड़े और पावरफुल लोगों का नाम लेती है। वो लड़की एक कंप्लेंट फाइल करवाती है, एक ऐसा कंप्लेंट जिसकी वजह से कुछ मोस्ट रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड लोगों की काली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। वो 14 साल की लड़की बताती है कि उसको मसाज वर्क का झांसा दे के उसकी दोस्त उसे एक पाम बीच में ही मौजूद एक मैंशन में लेके जाती है, जहां उसके सामने एक आदमी बिना कपड़ों के बस टॉवल में बैठा होता है और उसे वहां वो आदमी सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है, या बोले तो उसका रेप करने की कोशिश करता है। ये सब सुन के पुलिस उस लड़की से पूछती है कि ये सब किया किसने। तब वो लड़की जो नाम लेती है वो सुन के पुलिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो लड़की नाम लेती है फ्लोरिडा के सबसे रिस्पेक्टेड और रिचेस्ट पर्सन का, जेफरी एप्स्टीन। Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. And the Jeffrey Epstein. Convicted sex offender Jeffrey Epstein. तो आज की इस वीडियो कम डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे एप्स्टीन फाइल की कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं, और इस फाइल के पीछे कितनी सच्चाई है इस चीज को भी समझने की कोशिश करने वाले हैं हम। सो हैव अ कप ऑफ टी विद यू एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्राइम in this new episode of Vishal Files. This story is about a wealthy financier based out of Palm Beach that several years ago in 2008 served about a year or so for abusing and soliciting underage girls. Jeffrey Epstein files and the outrage growing at this hour after the DOJ accidentally revealed the names of nearly 100 survivors. This morning, mega millionaire financier and New York socialite Jeffrey Epstein now in federal custody. 2002 to 2005, Epstein sexually exploited and abused dozens of minor girls. He was, going to rape me. Did he? यूएस वर्जिन आइलैंड्स में सेंट थॉमस के पास मौजूद है एक 78 एकर्स का आइलैंड जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में इस आइलैंड को जेफरी एप्स्टीन $7.95 मिलियन में खरीद लेता है। उस टाइम एप्स्टीन एक फाइनेंस एडवाइजर की तरह काम करता था, जिसमें वो बहुत बड़े बड़े लोगों का फाइनेंस एडवाइजर था। बट फाइनेंस एडवाइजर बनने से पहले जेफरी एक मैथ्स का टीचर था और वो फ्लोरिडा के ही किसी छोटे से स्कूल में पढ़ाया करता था। पर कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है। तो वैसे ही किस्मत ने अपना रुख बदला और बाद में चल के जेफरी एक फाइनेंस एडवाइजर बन गया। अब देखो, जब जेफरी ने इस आइलैंड को खरीदा था तो ये आइलैंड बस जंगलों से घिरा हुआ था। पर शायद जेफरी ने इस आइलैंड को खरीदने से पहले ही ये सोच लिया था कि उसे इस आइलैंड पे क्या करना है। तभी उसने इस आइलैंड पे एक लग्जरी विला बनवाया, एक हेलीपैड बनवाया और इस आइलैंड के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी फेंसिंग करवाई। और ये सब करने के बाद जेफरी उस आइलैंड के ऊपर पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाने लगा। और ये पार्टीज कोई आम लोगों के लिए नहीं होती थी, बल्कि इन पार्टीज में होते थे दुनिया भर के सबसे रिचेस्ट और पावरफुल लोग, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग और भी ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड नेम हैं जो कि इन पार्टीज को फ्रीक्वेंटली अटेंड करते थे। अब देखो, अगर ये पार्टीज नॉर्मल पार्टीज की तरह होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जेफरी इन पार्टीज की आड़ में पूरा का पूरा सेक्स रैकेट चला रहा था। इन पार्टीज की आड़ में चल रही थी माइनर
बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग। तो यस, इन पार्टीज में इन अमीर लोगों की इंजॉयमेंट के लिए होती थी 14 से 16 साल तक की लड़कियां, और उन लड़कियों के साथ ये अमीर लोग वो सब करते थे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक बार जो लड़की उस आइलैंड पे चली गई वो उसी आइलैंड पे फंस जाती थी और वहां उनके साथ बहुत गलत चीजें होती थी। बहुत सी लड़कियां वहीं मर गई, पर जो लड़कियां वहां से बच के बाहर आई, अगर आज भी उनसे पूछा जाता है तो वो यही बोलती हैं कि जेफरी के आइलैंड पे जाना उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। I had never had a sexual experience before. I was 19, and that was my introduction to any intimate experience. अब सवाल यह है कि क्या इन लड़कियों को वहां किडनैप करके लेके जाया जाता था या फिर कुछ और बहुत डेंजरस चीजें चल रही थी इन सब के पीछे। तो जब पुलिस और FBI ने इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उनके सामने एक बहुत शॉकिंग चीज आती है। तो जब FBI ने इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने पाया कि ये सारी चीजें बहुत ही प्लान तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में की जा रही हैं। अब देखो, हम इस पूरे ट्रैफिकिंग केस को एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। तो पिरामिड के टॉप पे है जेफरी एप्स्टीन, जो कि इस पूरे प्लान का कंट्रोलर था। मतलब हर एक चीज इसके प्लान के अकॉर्डिंग ही की जाती थी। उसके बाद आती है गिस्लेन मैक्सवेल। ये एज अ रिक्रूट एंड मैनेजर काम कर रही थी, और गिस्लेन के नीचे था जीन लुक ब्रूनल। ये एक मॉडलिंग एजेंसी चलाता था और ये गिस्लेन को लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। फिर इस पिरामिड के सबसे नीचे आती हैं वही लड़कियां जो अपनी जैसी ही दूसरी लड़कियों को जेफरी तक लेके आती थी। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोग इतनी रिस्की चीज को इतना स्मूथली कैसे रन कर रहे थे। तो एक्चुअली इन माइनर लड़कियों को ना तो वहां किडनैप करके लेके जाया जाता था, ना ही जबरदस्ती लेके जाया जाता था, बल्कि इनको वहां मसाज वर्क का बहाना देके लेके जाया जाता था, जिसमें वो लोग इन लड़कियों से बोलते थे कि वहां पे बस तुम्हें मसाज देने का काम करना है और इसके बदले तुम्हें $200 से $300 पर पर्सन मिल सकते हैं। You know what? I know this guy. There's an opportunity actually. If you want to become a real massage therapist, we can get you trained. You can come for the interview tonight, and if he likes you, then you'll be a real masseuse, and you'll get to see the world, and you'll get paid $200 per massage, and it. और बाहर की कंट्रीज में मसाज देना एक कॉमन जॉब है, और इतने सारे पैसे सुन के जाहिर सी बात है कोई भी हो वो कन्विंस हो ही जाएगा, क्योंकि मसाज देने के इतने ज्यादा पैसे कभी नहीं मिलते थे। I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done, because I just let them know that I'm vulnerable. इन लड़कियों में से मैक्सिमम लड़कियां ऐसी थी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, या तो वो ऑर्फन थी या तो उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये लोग भी ऐसे ही लड़कियों को ज्यादातर टारगेट करते थे, क्योंकि इन लड़कियों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा इजी होता है, और इन लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना भी बहुत ज्यादा सेफ रहता था, क्योंकि इन लड़कियों के बारे में पूछने वाला भी कोई नहीं था। अब काम की आस में ये लड़कियां स्टीफन आइलैंड पहुंच तो जाती थी, पर वहां पहुंच के उन्हें बस रिग्रेट ही होता था। अब वो लड़कियां ना तो वहां से भाग सकती हैं और ना ही कुछ कर सकती हैं। तो अब इन लड़कियों को पैसों का लालच और पावर का डर दिखा के अपनी जैसी ही और लड़कियां लाने के लिए बोला जाता था। उन लड़कियों को बोला जाता था कि अगर तुम अपनी जैसी ही और लड़कियां लेकर आओगी तो तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। तो पैसों की लालच में वो लड़कियां अपने जैसी ही ऑर्फन और जरूरतमंद लड़कियों को ढूंढ कर उस आइलैंड तक लेकर जाती थी, और इन लड़कियों को प्राइवेट जेट से लेकर जाया जाता था, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं होती थी। अब अगर एक बार कोई लड़की वहां पहुंच गई तो आगे का काम गिस्लेन संभालती थी, जिसमें वो उन लड़कियों के लिए ये सारी चीजें नॉर्मलाइज करवाती थी। मतलब वो ऐसा फील करवाती थी कि वहां जो भी उन लड़कियों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल ही है। She is a monster. She's worse than Epstein. She did things even worse than Epstein did. She was vicious. She was evil. और इन्हीं लड़कियों को जेफरी के पार्टीज में शोकेस किया जाता था, जिसमें ये लड़कियां ट्रम्प, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग जैसे और भी बहुत सारे लोगों को मसाज देने का काम करती थीं, वो भी नहीं तो नेकेड मसाज। And we made a right into Jeffrey's room, and Jeffrey laying naked on the massage table. इट्स वेरी हिपोक्रेटिक कि यही लोग पब्लिक के सामने वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने का दिखावा करते थे और उस आइलैंड पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने घिनौने काम करते थे। अब सवाल ये था कि आखिर जेफरी ऐसा क्यों कर रहा था? जेफरी को इन सबसे क्या फायदा था? क्या जेफरी एक पीडोफाइल था?
सो देखो, ये पार्टीज नॉर्मल लोगों के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करवाई जाती थी। इन पार्टीज में होते थे दुनिया भर के सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोग, जिनके पास बहुत सारा पैसा था और बहुत ज्यादा पावर था। एंड जेफरी एज अ फाइनेंस एडवाइजर ही वांटेड कि उसके कनेक्शन दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों से हो, सो दैट ही कैन अर्न मोर मनी। और ये चीज हो भी रही थी, क्योंकि जेफरी ने इन अमीर लोगों का एक वीक पॉइंट पकड़ लिया था, और वो वीक पॉइंट थी माइनर लड़कियां। जेफरी ने देखा कि इन अमीर लोगों को ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो इन लोगों को इसी चीज से अपने जाल में फंसाया जाए। एंड ही डिड दैट। और इस आइलैंड पे बस सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं चल रही थी, इवन इस आइलैंड के ऊपर होती थी बहुत ज्यादा सीक्रेट और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, जिसमें देश दुनिया की बहुत सारी बातें होती थी। और ये आइलैंड एक सेफ प्लेस था इन सारी चीजों को प्लान करने के लिए, और इन सारी मीटिंग्स को जेफरी ही ऑर्गेनाइज करवाता था। Not in a Wuhan wet market in 2020, but nearly a decade earlier, when a convicted billionaire sex trafficker and a pervert billionaire with a god complex tried to corner the market on global biosecurity using the threat of a plague to get it. It was Epstein's. Behold, please find attached a draft agenda for the meeting on preparing for pandemics as requested. Let's discuss next steps. For example, how to officially involve the World Health Organization and जेफरी इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली रन कर रहा था। वो और उसकी टीम माइनर बच्चों को बहला फुसला के, पैसों का लालच दे के और मसाज वर्क के बहाने स्टीफन आइलैंड पे ला रहे थे, और फिर वही डार्क ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें उनके साथ करना शुरू कर देते थे। उन 14-15 साल की लड़कियों के साथ वो इतनी ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें करते थे जिसका ट्रॉमा आज भी उन सर्वाइवर लड़कियों के दिमाग में छप चुका है। From 8 till 13 or 12, it really sucked my life. Like I really hated that time. बट कुछ ही सालों में ये सारी चीजें खत्म होने वाली थी। जेफरी और उसके साथ के सारे पीडोफाइल लोगों की काली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। 2005 में पहली बार ये केस फ्लोरिडा पुलिस के सामने आता है। आफ्टर दैट पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, और तब उन्हें ये पता चलता है कि जेफरी ये जो भी कर रहा है वो सब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, और अगर इस स्टीफन आइलैंड पे फंसी माइनर लड़कियों को बचाना है तो सबसे पहले इस सिस्टमैटिक चेन को तोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली फ्लोरिडा पुलिस फेलोनी चार्जेस के अंडर मार्च 2005 में जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करती है। फेलोनी चार्जेस मोस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होती हैं। ये चार्जेस तभी लगाई जाती हैं जब किसी ने कोई बहुत ऑफेंसिव क्राइम किया होता है, और अगर इन चार्जेस के अंडर केस फाइल होता है तो सामने वाले बंदे को लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकती है। बट इस केस में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सीरियस चार्जेस लगने के बाद भी जेफरी को बस 13 महीने की जेल होती है, और वो भी नाम के लिए, क्योंकि जेफरी बस उस जेल में सोने के लिए जाता था और वो अपना बाकी सारा टाइम अपने लग्जरी ऑफिस में बैठ के बिताता था। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो बताता हूँ, रुको थोड़ा। पर यहाँ मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रिक्ट लॉज वाली कंट्री यूनाइटेड स्टेट के लॉज में भी कितना बड़ा लूप होल है। तो अब इस केस में एंट्री होती है एलेक्स अकोस्टा की। एलेक्स वाज वर्किंग अंडर यूएस अटॉर्नी फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, जिसमें वो टॉप फेडरल प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पे था। और इसी बीच सितंबर 2007 में अकोस्टा जेफरी केस में एनपीए अप्रूव कर देता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में होता यह है कि जितने भी ऐसे केसेस होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाले होते हैं, उनको निपटाने के लिए इस एग्रीमेंट का सहारा लिया जाता है। पर दिक्कत यह है कि इसमें क्रिमिनल चार्जेस को रिड्यूस कर दिया जाता है, और कोर्ट ये गारंटी देती है कि जो भी गिल्टी होगा उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। पर यह ध्यान रखना कि एनपीए जैसे एग्रीमेंट को फेलोनी चार्जेस जैसे सीरियस केसेस के अंडर इशू नहीं किया जा सकता है, और एनपीए से सेक्सुअल क्राइम जैसे सीरियस केसेस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और ये बात जानते हुए भी अकोस्टा ने एनपीए इशू कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इवन अकोस्टा के कहने पे जेफरी प्ली डील के लिए भी कोर्ट में एग्री कर देता है, जिसमें वो खुद को प्रोस्टिट्यूशन और बस एक माइनर लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए सरेंडर कर देता है, और उसे बस 18 महीनों की जेल होती है, और उसमें से भी बस 13 महीने ही वो जेल में बिताता है मजे करता हुआ। अब एनपीए और प्ली डील वाली चीज को इस केस की विक्टिम से छुपा के रखा गया था, और उन्हें ऐसा शो कराया गया था कि जेफरी को सजा मिल चुकी है और ये केस खत्म हो गया है। बट यहाँ तुम लोग बताओ, क्या ये एक्चुअल जस्टिस थी? क्या इतने बड़े क्राइम की इतनी छोटी सी सजा जस्टिफाइड है? नहीं ना, पर ये हुआ था, और वो विक्टिम्स इसके अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मनी, पावर और डर की वजह से सबका मुंह बंद करवा दिया गया था। 2009 में जेफरी जेल से फ्री हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही रहने लगता है। नो क्रिमिनल चार्जेस, नो केसेस, सब कुछ एंड हो गया था, और 2009 से लेके 2017 तक सब कुछ ऐसा ही चलता है। पर 2009 में एक ऐसी शख्सियत आती है जो कि इस पूरे केस का रुख ही बदल देती है।
जूली के ब्राउन ये एक जर्नलिस्ट थी जो कि मियामी हेराल्ड नाम के न्यूज़पेपर में काम करती थी। जूली एप्स्टीन फाइल को शुरू से ही फॉलो करते हुए आ रही थी और इन्होंने इस केस को बहुत डीपली स्टडी किया और इन्हीं सब के साथ नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड पब्लिश करती है एक इन्वेस्टिगेशन जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस, जिसके बाद इस पूरे मामले में FBI इन्वॉल्व होती है और इसी के साथ साथ विक्टिम्स भी बाहर आने लगती हैं। जनरल पब्लिक भी फिर इन विक्टिम्स के सपोर्ट में आती हैं और इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की डिमांड करने लगते हैं, जिसको देखते हुए US गवर्नमेंट इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देती है एंड फाइनली इन 2019 जेफरी को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है। Now, federal prosecutors allege that between 2002 and 2005, Epstein paid underage girls as young as 14 hundreds of dollars to massage him or have sex with him at his townhouse in New York City or his mansion in Palm Beach, Florida. और उसे सेक्सुअल क्राइम के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, बट जेफरी के ट्रायल से पहले ही इन जुलाई 2020 जेफरी की पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ हो जाती है। Breaking news just into our newsroom this morning. Jeffrey Epstein committed suicide overnight. और जेफरी के डेथ के पीछे का रीजन सुसाइड बताया जाता है, मतलब कि जेफरी ने जेल में ही पुलिस कस्टडी के अंडर ही सुसाइड कर लिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वी नेवर नो, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि जेफरी का मर्डर करवाया गया हो, क्योंकि शायद जेफरी को उन सारे पावरफुल लोगों का काला सच मालूम था और उन पावरफुल लोगों को इसका डर था कि कहीं जेफरी कोर्ट के सामने अपना मुंह ना खोल दे। सो हो सकता है कि जेफरी को मरवा दिया गया हो। और देखो ये तो कंफर्म है कि जेफरी वॉज नॉट द मेन बॉडी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ शामिल है, क्योंकि देखो ना जेफरी ना तो कोई इतना बड़ा अमीर आदमी था, ना ही इतना ज्यादा पावरफुल बंदा था, तो इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। अब देखो ये चीज अपने आप में ही एक अलग कॉन्स्पिरेसी है। बट एनीवेज जेफरी के बाद जुलाई 2020 में गिस्लेन मैक्सवेल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में एंड देन 2021 में उसका ट्रायल होता है जिसमें उसको दोषी माना जाता है और उसको 2022 में 20 साल की सजा हो जाती है। Tonight, Ghislaine Maxwell, the alleged accomplice of accused sex trafficker Jeffrey Epstein, is behind bars after federal agents closed in on a secluded New Hampshire farmhouse and arrested her. और इसी बीच पब्लिक के बीच में ये बात फैल जाती है कि गवर्नमेंट के पास एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, फोटोज एंड ईमेल्स रखी हुई हैं। तो पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती है और उन फोटोज, वीडियोस को पब्लिक करने का डिमांड करने लगती है। पहले गवर्नमेंट मना करती है इस फाइल को पब्लिक करने से, क्योंकि इस फाइल में थे उन सब के नाम, उन सब की फोटोज जो कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए थे। बट यहाँ बात थी डेमोक्रेसी की, तो गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करना पड़ता है। और तब पब्लिक के सामने आते हैं बहुत सारे बड़े बड़े नाम जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग और भी ऐसे बहुत सारे बड़े नाम पब्लिक के सामने आते हैं। Now, after the public pressure, 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइनली एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करती है, जिसमें 3 मिलियन से भी ज्यादा डाटा होता है, इंक्लूडिंग 2000 प्लस वीडियोस एंड मोर देन 1,80,000 फोटोज और बहुत सारे ईमेल्स। और ये ईमेल्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते थे। इन ईमेल्स के अंदर ये लोग कोड वर्ड्स के अंदर बात किया करते थे। जैसे इस ईमेल में देखो, इसका सब्जेक्ट है योर पिज्जा इज यमी यमी और इसमें लिखा है थैंक यू फॉर द पिज्जा टुडे रियली गुड। अब इस ईमेल को अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसे यही लगेगा कि इसमें बस खाने की ही तो बात की जा रही है, बट नहीं, एक्चुअली यहाँ पिज्जा की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ लड़की की बात हो रही है। यस, ये लोग ऐसे ही कोड वर्ड्स का यूज करके बातें किया करते थे, जैसे कि पिज्जा, हॉट डॉग, चीज, पास्ता, आइसक्रीम, वॉलनट, मैप, सॉस। बट यहाँ हॉट डॉग का मतलब है बॉय, चीज का मतलब है लिटिल गर्ल, पास्ता का मतलब है लिटिल बॉय, आइसक्रीम का मतलब है मेल प्रोस्टिट्यूट एंड ऐसे ही ये बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते थे ताकि बाकी लोगों को ये नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह ही लगे। ये वाली मेल पढ़ो, ये जेफरी एप्स्टीन ने ही की है, जिसमें लिखा है डू यू वांट वेजी क्रीम चीज टुडे, आई वुड गो लुक इट फॉर नाउ। अब इसी के नीचे एक दूसरा मेल भी है जिसमें लिखा है देयर आर मिलियंस ऑफ बेबीज, वेरी लिटिल गुड वेजिटेबल क्रीम चीज। एंड इसी के नीचे एक और मेल है जिसमें ये लोग पार्टी की स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम डिसाइड कर रहे हैं। बट उसी के ऊपर लिखा है लोल, आई डोंट नो इफ क्रीम चीज एंड बेबी आर ऑन सेम लेवल। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ चीज का मतलब खाने वाली चीज से नहीं है, बल्कि चीज को यहाँ छोटी बच्चियों से लिंक किया गया है। ऐसे ही अभी और भी बहुत सारी मेल्स हैं जिनको तुम खुद भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा तुम्हें। बट यहाँ मैंने तुम्हें यही मेल इसलिए दिखाई क्योंकि इस मेल से हमें इन लोगों की मेंटेलिटी का पता चल रहा है कि ये लोग कितने बड़े वाले पीडोफाइल्स थे। दे आर लिटरली टॉकिंग अबाउट 1-2 ईयर बेबीज
एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ हमें बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस भी मिलते हैं जिसमें हमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ एंजॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली दिस गाइस, ऐसी बहुत सारी लाखों फोटोज एंड वीडियोस हैं जिसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पब्लिक किया है, और उन सारी फोटोज वीडियोस के ऊपर बात करना एक सिंगल वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू वांट मी टू मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डेफिनेटली इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सपोज करना बाकी है। एक तरह से तुम समझ सकते हो कि ये वीडियो तो बस एप्स्टीन फाइल की इंट्रोडक्शन थी। बट यस, रिसेंटली स्टीफन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है, क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस वीडियो में हमें मोदी जी एक अननोन कपल के साथ देखने को मिलते हैं, और उस वीडियो में कुछ ऐसा होता है। बच्चे घर में इंतजार करते होंगे ना? नहीं, सो गए। अब देखो, इस वीडियो के बेस पे हम अनवेरिफाइड क्लेम्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बस मोदी जी उन बच्चियों के बारे में पूछ रहे हैं। एंड अब तक स्टीफन फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें पब्लिक हुई हैं, उनके अंदर मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी जो ये मोदी जी से रिलेटेड न्यूज आ रही है, वो एक बेसलेस र्यूमर है, तो इसे इतना ज्यादा स्प्रेड मत करो। बाकी मेरे वीडियो के थंबनेल में भी तुम्हें मोदी जी और जेफरी स्टीफन की फोटो साथ में देखने को मिली होगी, तो वो बस क्लिकबेट के लिए है, वो मैंने AI से बनवाई थी।